हाँ घूम रहा है, सही में घूम रहा है। हाँ घूम रहा है, चलने लगा, घूम रहा है। आज तोड़ी, सही में घूम रहा है। हाँ अब चलने लगा। अब कहाँ घूम रहा है? हेलो 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 हेलो। हाँ अब तो हो रहा है, चल रहा है ना। देखिए अब तो चलने लगा है, देखिए अब चलने लगा है ना। तब 240 पी पे है। ठीक है, देखिए इसको हम बढ़िया बना देते हैं। देखिएगा आप लोग, जादू करते हैं, रुकिए। ए कहाँ गया जादू? देखिए अब ठीक है ना। देखिए वो कमेंट दीजिए, चल रहा है ना जी ऑनलाइन वाले लोग। हाँ अब बोल रहा है चलने लगा है। अब देखिए मेरे भी मोबाइल में चल रहा है, बकलोल सब दौड़ रहा है। हाँ बोल रहा है दौड़ रहा है। चलिए आ जाइए, एकदम क्लास शुरू होता है। हाँ जानते हैं रात में भर रात हम सोचे हैं, क्या सोचे हैं पता है? मोबाइल को लेकर सोचे, मोबाइल। ठीक है मोबाइल, पिछले 4-5 दिन से जो है ना मोबाइल को लेकर के बहुत चीज दिमाग में आ रहा है। कि पिछले दिनों, जो पिछले 4-5 दिन पहले 2-3 लड़का मिलने के लिए आया था, 2446 वाला, ऐसे औपचारिक वार्ता हुआ था। लेकिन वो लोग बताया ट्रेनिंग से निकला है, बहुत बढ़िया बढ़िया बात हमको बताया। ठीक है, लेकिन उसके केंद्र बिंदु में मोबाइल था, उसके बात के केंद्र बिंदु में मोबाइल था। तो रात में यही सोच रहे थे कि हम बच्चा को बार बार कहते हैं आप मोबाइल नहीं चलाइए, मोबाइल नहीं चलाइए, लेकिन फिर भी स्टूडेंट मोबाइल चलाता है, बात नहीं मानता है, क्लास में भी फोन रिसीव करता है, क्लास में भी व्हाट्सएप करता है। तब इसके लिए क्या करें हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जो है हम कुछ करने जा रहे हैं, जैसे संस्थान में जो हॉस्टल खोलेंगे, जो लाइब्रेरी खोलेंगे, उसमें मोबाइल एकदम नॉट अलाउड, मोबाइल नॉट अलाउड। और क्लासरूम में भी सोच रहे हैं मोबाइल नॉट अलाउड। समझ गए? एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं, फोन ऐसा तो नहीं है कि हम इतना नालायक है कि मेरे मोबाइल में फोन ना आए? इतना नालायक तो नहीं है। तो फोन तो आता ही है। लेकिन आप हमको बताइए, क्या हम रिसीव करते हैं? जब हम रिसीव नहीं करते हैं तो आप लोग क्लासरूम में मोबाइल क्यों रिसीव करते हैं? आगे वाला लोग नहीं करते, पीछे वाला लोग बहुत करते हैं। अरे कैमरा न लगा हुआ है जी क्लास में, कभी कभी देखते हैं, बड़ी दुख होता है हमको, समझे? तो मोबाइल वोबाइल मत चलाइए, हम क्या बताएंगे, अब क्या बोलेंगे। मोबाइल बहुत बड़ा दुश्मन है आपका, आप चीजों को समझिए, समझे? तो हम ये सोचे हैं कि अब हम ही मोबाइल चलाना बंद कर देंगे। तो कम से कम यहो देख करके तो आप मोबाइल नहीं लाइएगा, मोबाइल नहीं फोन रिसीव कीजिएगा, समझे? तो हम ही मोबाइल चलाना बंद कर रहे हैं ताकि आप चीजों को समझे। स्पेशली ये बात बोल रहे हैं ऑफलाइन वाले छात्रों के लिए, ऑनलाइन वालों की तो मजबूरी है कि उनको तो मोबाइल चलाना ही होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, देखते हैं। $1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के स्वरूप और प्रकृति को हम लोग देख चुके थे। स्वरूप और प्रकृति को देखने के बाद जो है 1857 के विद्रोह के कारणों को भी हम लोग देख चुके थे। अब कारण के बाद जिन चीजों को हमें देखना है वह है 1857 के विद्रोह का प्रसार और नेतृत्व करता। 1857 के विद्रोह का प्रसार और नेतृत्व करता। तो 1857 का विद्रोह
किस 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 क्षेत्र में हुआ, और जो है आपको किस क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया, और किस क्षेत्र में विद्रोह को दबाया किसने। इस बात की चर्चा आज हम आपके साथ करेंगे। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ। हां या ना? हाँ। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से, और इसकी शुरुआत विद्रोही सिपाहियों ने किया था। ये वैसे सिपाही थे जो अंग्रेजों के अधीन सेवा दे रहे थे। ये वैसे सिपाही थे जो अंग्रेजों के अधीन सेवा दे रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन सिपाहियों का इतना अधिक शोषण किया कि ये सिपाही विद्रोह करने को मजबूर हो गए, और फिर अंततः इन सिपाहियों ने विद्रोह किया। ये सिपाही उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल्ली पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर भारत के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मिले। दिल्ली पहुंचकर भारत के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मिले विद्रोही सिपाही, और विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर से यह निवेदन किया कि बहादुर शाह जफर राष्ट्रीय स्तर पर इस विद्रोह का नेतृत्व करे। लेकिन जब बहादुर शाह जफर से निवेदन किया गया तो बहादुर शाह जफर कहा, ना, हम ना करेंगे। हम कैसे करेंगे नेतृत्व? हमारे पास ना खजाना है कि हम सैनिकों को वेतन दे सके, हमारे पास ना सैनिक है कि हम उन सैनिकों के नेतृत्व में विद्रोह कर सके। तो बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का नेतृत्व करने से मना कर दिया। लेकिन बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल थी। जीनत महल बड़ी साहसी महिला थी। जीनत महल ने बहादुर शाह जफर को मोटिवेट की कि ना, कुछ भी है तो आप बादशाह है ना हो, भले ही आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी है तो आप बादशाह हैं। आपको ऐसे कायर की तरह पीछे नहीं हटना चाहिए। और जीनत महल ने, उसकी पत्नी थी जीनत महल, जीनत महल ने मोटिवेट की कि ना, आप भाग लीजिए। और देखिए, अंग्रेज, ऐसे भी तो अंग्रेज आपको अपमानित कर रहा है। कोई कर रहा है, कोई कह रहा है लाल किला में नहीं रहेगा, कुतुब मीनार में रहेगा। कोई कह रहा है आपका उत्तराधिकारी बादशाह नहीं राजा कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के तो आप अपमानित हो रहे हैं। आप जिसको उत्तराधिकारी घोषित किए उसको अंग्रेज उत्तराधिकारी मान नहीं रहा है, तो आप ऐसा बादशाह बन के का उखाड़िएगा? इससे बढ़िया है विद्रोही सिपाहियों का साथ दीजिए, और अगर भारत में फिर से भारतीयों की सत्ता की स्थापना होती है तो फिर तो आप ही बादशाह बनिएगा, फिर तो आपका मजे मजे। तो इस प्रकार से पत्नी मोटिवेट कर रही है। देखिए, जैसे आप लोग का शादी ब्याह होगा ना, हाँ होगा, कोई कुछो कहे आप नहीं मानिएगा, लेकिन वही एक बार वही बात मैडम जी कह दी, दौड़ले मानिएगा। क्या
यही तो एकदम बोला हाँ जरूर मानेंगे। और जरूर मानिएगा भी। अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो पत्नी की बात को मानना है, ठीक है। अगर चाहते हैं कि जीवन में सुख समृद्धि रहे, शांति रहे, एकदम पत्नी की बात को मानिएगा। पत्नी का कपड़ा खींच दीजिएगा, पत्नी के लिए जो है श्रृंगार का सामान लेकर के जरूर आइएगा। देखिए कपड़ा साफ कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, लेकिन पत्नी को गिफ्ट हमेशा दीजिएगा, हमेशा खुश रहेगी। चलिए, तो जीनत महल जो है, कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे थे कि बहादुर शाह जफर विद्रोह में भाग नहीं लेना चाहता था, लेकिन जीनत महल के द्वारा जो प्रोत्साहित किया गया, जो जीनत महल के द्वारा बहादुर शाह को मार्ग दिखाया गया, रास्ता दिखाया गया, इस वजह से जो है बहादुर शाह जफर भाग लिया। और बहादुर शाह जफर जब भाग लिया तो विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। कहां का? भारत का। पूरे भारत के बादशाह आप हैं, और पूरे भारत के बादशाह होने के नाते बहादुर शाह जफर ने देसी रियासत के राजा महाराजाओं के नाम खत लिखा, और खत लिखकर कहा देसी रियासत के राजा महाराजा से कि आप इस संघर्ष में विद्रोही सिपाहियों का साथ दीजिए। लेकिन बहादुर शाह जफर की बात को कोई देसी रियासत का राजा महाराजा नहीं माना। कहा आपका अपना कुछ है ये ना है, आपके घर में आपका बेटा आपकी पत्नी आपका बातें नहीं मानती है, हम आपका बात मानेंगे, आप इतने शक्तिशाली हैं। तो एकदम शक्तिशाली नहीं था। वही अगर मान लिया जाए अकबर रहता तो देसी रियासत का औकात था कि अकबर की बात को टाल देता? कभी नहीं। लेकिन बहादुर शाह जफर अयोग्य था। देसी रियासत के नाम खत लिखा, देसी रियासत कहा ना मानेंगे, मेरा जो मन होगा हम वो करेंगे, हम स्वतंत्र हैं, हम राजा हैं, हम शासक हैं, मेरा जो मन होगा हम वो करेंगे। मेरा मन होगा विद्रोही सिपाही को साथ देने का, विद्रोही सिपाही को साथ देंगे, मेरा मन होगा नहीं देने का नहीं देंगे। तो इस प्रकार दिल्ली में विद्रोह की सूत्रपात हुई, विद्रोह की शुरुआत हुई, और दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 को हुआ। और जानते हैं दिल्ली का जो विद्रोह था काफी शक्तिशाली विद्रोह था। दिल्ली का जो विद्रोह था काफी शक्तिशाली विद्रोह था। और दिल्ली के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर कर रहे थे। दिल्ली के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर कर रहे थे, या बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। वही सैन्य नेतृत्व संभाला था बख्त खां ने। सैन्य नेतृत्व संभाला था बख्त खां ने। बख्त खां ने संभाला था। बख्त खां ने संभाला था। बख्त खां ने संभाला था। और जानते हैं बख्त खां दिल्ली के क्षेत्र में जिहाद का नारा दिया था। इस विद्रोह के दौरान दो नेताओं ने जिहाद का नारा दिया था, या जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा या जिहाद का नारा समझते हैं? आए? अच्छा एगो बात बताइए, किसी से जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। हीरो खड़ा हो जाइए। बाबर किस युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया था? खानवा का युद्ध। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। है महाराज, कहां से चल आए हैं? लगता है बकरी का गोंत है थोड़ा बोलिए, बढ़िया चल आएगा। बकरी का गोंत समझते हैं?
बकरी जो सुसु करता है। चलिए इसको हटा दीजिएगा, दूसरा चाय लाइएगा जी। तो जो है आपको, आप समझिएगा इस बात को, बख्त खान ने दिल्ली के क्षेत्र में जिहाद का नारा दिया। और दिल्ली के क्षेत्र में बख्त खान ने जिहाद का नारा इसलिए दिया ताकि दिल्ली के क्षेत्र में जो मुसलमान था वो एक होकर के अंग्रेज का विरोध करता, वो एक होकर के अंग्रेज का विरोध करता। और यह विद्रोह दिल्ली के क्षेत्र में 1857 का विद्रोह काफी शक्तिशाली अवस्था में था, काफी शक्तिशाली अवस्था में था। और इतनी अधिक शक्तिशाली अवस्था में दिल्ली के क्षेत्र में 1857 का विद्रोह था कि इस विद्रोह को सिर्फ ब्रिटिश सैनिक दबाने में असमर्थ था। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने में जो है ब्रिटिश सैनिक असमर्थ था, ब्रिटिश सैनिक असमर्थ था, जिस वजह से ब्रिटिश सैनिकों ने दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने को लेकर पंजाब के भीतर कई सारे छोटे छोटे देसी रियासत हुआ करते थे, जैसे नाभा हो गया, यह पंजाब का देसी रियासत था। फिर कश्मीर का देसी रियासत हो गया। 1857 के विद्रोह को दिल्ली के क्षेत्र में दबाने हेतु 1857 के विद्रोह को दिल्ली के क्षेत्र में दबाने हेतु पंजाब और कश्मीर के देसी रियासत के राजा महाराजाओं से साथ लिया गया। पंजाब और कश्मीर के देसी रियासत के राजा महाराजाओं से साथ लिया गया। और अगर पंजाब और कश्मीर के राजा महाराजा अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो अंग्रेज इस विद्रोह को जल्दी दबा नहीं पाता। लेकिन उन लोगों ने साथ दिया और इसी वजह से दिल्ली के क्षेत्र में बहुत जल्दी विद्रोह दब गया, बहुत जल्दी विद्रोह दब गया दिल्ली के क्षेत्र में। दिल्ली के क्षेत्र में जहां विद्रोह की शुरुआत हुई थी मई 1857, यह विद्रोह दिल्ली के क्षेत्र में दब गया सितंबर 1857। सितंबर 1857 आते आते दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह दब गया। और जानते हैं सबसे पहले 1857 का विद्रोह जिस क्षेत्र में दबा था वह दिल्ली था। कौन था? आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, पूर्वावलोकन पलट करके देखते हैं कभी? जीवन में देखे हैं? और पूर्वावलोकन आपको कम से कम हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये 5 का तो निश्चित तौर पर देखना ही देखना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सीधे तौर पर पूर्वावलोकन से उठा करके पूछता है, सीधे हूबहू ऑप्शन के साथ। और पूर्वावलोकन इसलिए आपको देखना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक है, पीसीएस का क्वेश्चन बैंक है, और पीसीएस के क्वेश्चन को बिहार दरोगा दोहराता है, इसलिए देखना चाहिए। और यही कारण है कि हम आपको जो होमवर्क देते हैं पूर्वावलोकन से भी देते हैं। हम पागल थोड़े हैं, हमको कोई पागल कुत्ता थोड़े काटा है, नहीं काटा है, समझ गए? तो इसलिए हम जो होमवर्क देते हैं पूर्वावलोकन से देते हैं। अच्छा, आप लोग होमवर्क कर पाते हैं कि नहीं? तो क्या पटना बकरी चराने आए? मारेंगे, जिंदा गाड़ देंगे हम। नहीं कर पाते हैं, ज्यादा हो जाता है। हाँ, ज्यादा हो जाता है तो हम कम कर देंगे, ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन होमवर्क जरूर कीजिए, जो देते हैं उसको फॉलो जरूर कीजिए, नहीं तो फिर जीवन में ऐसे ही रह जाइएगा, कोई नहीं पूछेगा। समझे? आगे आइए। पूर्वावलोकन को जब आप देखेंगे तो एक प्रश्न आपको मिलेगा, और जो एक प्रश्न आपको मिलेगा वह प्रश्न यह मिलेगा, 1857 के विद्रोह के
कौन ऐसे क्षेत्र थे जहां सबसे पहले विद्रोह को दबाया गया? तो उत्तर हो जाएगा दिल्ली। उत्तर क्या हो जाएगा? और दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने किन देशी रियासतों का सहारा लिया? पंजाब और आए अब सुनिए, दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन और हडसन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी गई थी। निकलसन और हडसन, निकलसन और हडसन के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना भेजी गई थी। और निकलसन और हडसन के नेतृत्व में जो बड़ी सेना भेजी गई थी, इस विद्रोह को दबाने के क्रम में निकलसन मारा गया। निकलसन मारा गया। और जानते हैं, अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों के जान का कीमत बहुत अधिक था। अंग्रेज किसी का जान ले ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई भारतीय अंग्रेज का जान ले ले, बहुत दिक्कत। जब निकलसन मारा गया तो अंग्रेज सैनिक और भी उग्र हो गया। और तब फिर हडसन के नेतृत्व में जाकर इस विद्रोह को दबा दिया गया। और हडसन के नेतृत्व में जब विद्रोह दिल्ली में दबने लगे, तो अब जो है बहादुर शाह जफर भागकर हुमायूं के मकबरा में छिप गया। हुमायूं के मकबरा में छिप गया। बहादुर शाह जफर नहीं मिल रहा था, अंग्रेजों को गुस्सा आ रहा था। उसके बेटा पोता सबको मौत के घाट उतार दिया। बहादुर शाह जफर के बेटा को, उसके पोता को, उसके पोता की हत्या अंग्रेजों ने कर दी। जीनत महल विवश हो गई। जीनत महल विवश हो गई बताने को कि बहादुर शाह जफर छिपा हुआ कहां है। जो जीनत महल आगे बढ़ाई थी, चलिए महाराज नेतृत्व कीजिए, वही जीनत महल की सूचना पर अंग्रेज बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया। हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया। और यहां पर हम रुकेंगे आपके लिए। चलिए खड़ा हो जाइए। हाँ, खड़ा हो जाइए। हाँ, आराम से सोच करके जवाब देना है, अकबकाना ना है, ठीक है। ताजमहल का पूर्ववर्ती मकबरा, ताजमहल का उत्तरवर्ती मकबरा, ताजमहल का फुहर या नकल, बीबी का मकबरा। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। चलिए, तो अब देखिएगा, और एक बात और बता दीजिए, मुगलों का कब्रिस्तान आए, हुमायूं का। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम जानना चाहते हैं, एक बात और जानना चाहते हैं, लेकिन हम जिसको खोज रहे हैं वो नजर ही नहीं आ रही है। कहां गई जी? इतना खोजवाती है, बताइए। नया आई है लगता है। चलिए चलिए चलिए, वो नया आई है तो आप ही खड़ा हो जाइए, उधर उधर खड़ा हो जाइए। नहीं नहीं नहीं, इधर इधर। अरे पटना सिटी वाली खड़ा होइए ना। हाँ हाँ, खड़ा होइए, खड़ा होइए। नहीं नहीं, आगे बढ़। हाँ, पटना सिटी उसका घर नहीं, हम ऐसे ये जानबूझ करके बोले हैं। लड़का सब इतना छिछोरा होता है कि क्या कहे। बोलिए, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? है
मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। मिर्जा गयास बेग कौन था? है गयास बेग, सही है, बता दी, बैठ जाइए। चलिए अब समझिएगा, यहां पर हुमायूं के मकबरा से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और बहादुर शाह जफर के साथ उर्दू शायर मिर्जा गालिब को भी गिरफ्तार किया गया था। मिर्जा गालिब, और जानते हैं जो मिर्जा गालिब है बड़ी मस्त शायर था, उसकी शायरी सब जो है बड़ी प्रसिद्ध है। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था 1796 में। कुछ सोर्स 1797 भी लिखता है, कुछ सोर्स 1797 भी लिखता है, लेकिन 1797 नहीं, 1796। मिर्जा गालिब का जन्म 1796 में आगरा में हुआ था, और जब 1857 का विद्रोह हो रहा था ना, तो मिर्जा गालिब दिल्ली में था। मिर्जा गालिब दिल्ली में था और उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। अब दिल्ली में था तो अपने आंख से न देखता, दूसरे के आंख से थोड़े देखता। देखिए परीक्षा जो क्वेश्चन पूछता है उसका जो शब्द होता है, किस उर्दू शायर ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा। यहां पर अपनी आंख देने से का क्या मतलब है बताइए? अब मिर्जा गालिब दिल्ली में है, उर्दू शायर है, तो देखा होगा, वो पड़ोसी की आंख से थोड़े देखा होगा, अपनी ये आंख से देखा होगा। और मिर्जा गालिब, जैसे इस बात को आप समझिएगा, मिर्जा गालिब को क्यों गिरफ्तार किया गया? मिर्जा गालिब थोड़े जाकर के तलवार चला रहा था, लेकिन फिर भी मिर्जा गालिब को भी गिरफ्तार किया गया। क्यों? जैसे आज के डेट में जो भी घटना होती है उस पर लोग मीडिया, गोदी मीडिया नहीं, वास्तविक मीडिया, दरबारी मीडिया नहीं, अच्छी मीडिया, मीडिया आलोचना करता है। जैसे रवीश कुमार, अगर कुछ भी गलत होता है आलोचना करता है। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, ये सब आलोचना करता है चीजों का, अगर सरकार गलत कुछ भी करता है तो जो मिर्जा गालिब था ना, जैसे एक बात इसको समझिए, जैसे हाल फिलहाल में एक लड़का श्याम रंगीला चर्चा में आया है कि मोदी जी जो बांदी नेशनल पार्क गए थे उसमें अपना जानवर सबको खिला रहे थे, तो उसी का मिमिक्री जो है श्याम रंगीला किया, और फिर श्याम रंगीला पर जो है 11,000 का जुर्माना हो गया, 3 या 7 साल का सजा तक हो सकता था। जुर्माना देकर के वो सब चीज खत्म हो गया उसका। तो एक प्रकार से तंज कसा, वो प्रधानमंत्री पर तंज कसा था और इसलिए उन पर कार्रवाई हो गया। तो मिर्जा गालिब जो है ना, अपने शायरी से 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों पर और अंग्रेजी शासन पद्धति पर तंज कस रहा था कि जैसे कुछ कुछ बात होता है ना, वो बात इंसान को मिर्ची की तरह लगता है। कैसे? मिर्ची के तरह। तो मिर्जा गालिब की जो शायरी थी वो अंग्रेजों को मिर्ची की तरह लग रहा था। कहा लपेट लेते हैं इसको भी। मिर्जा गालिब को भी लपेट लिया और मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से 1857 के विद्रोह को देखते हुए यह कहा, हमारे नजरों के सामने खून की धारा बही, हमने अपनी आंखों से ऐसा ऐसा दृश्य देखा जिसकी कल्पना हम सपनों तक में नहीं कर सकते थे। ये बातें मिर्जा गालिब के द्वारा कही गई। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में 1796 में हुआ और मिर्जा गालिब का निधन 1869 में 1869 में दिल्ली में हुआ। अब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर
बड़ी प्रताड़ित किया गया बहादुर शाह जफर को। कहानी सुनिएगा ना, रोना आ जाएगा। बहुत प्रताड़ित किया गया। जिस दरबार में वो आदेश देता था, उस दरबार में उनको अंग्रेजों के समक्ष घुटने टेकने पड़ा। घुटना के बल बैठना पड़ा। और घुटना के बल कोई 2-4 मिनट नहीं, कई घंटों तक बैठना पड़ा, कई दिनों तक बैठना पड़ा। बहुत प्रताड़ित हुआ बहादुर शाह जफर, बहुत अधिक प्रताड़ित हुआ। अंग्रेज जितना प्रताड़ित कर सकता था उतना प्रताड़ित किया। और फिर उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। कहा गया कि आप विद्रोही सैनिकों का साथ दिए, यह गलत है। और मुगल बादशाह के पद का ही अंत कर दिया। मुगल बादशाह के पद का अंत कर दिया और उन्हें निर्वासित जीवन जीने के लिए रंगून भेज दिया। कहां? रंगून भेज दिया। और रंगून में ही निर्वासित जीवन जीते हुए बहादुर शाह जफर का 1862 में निधन हो गया। 1862 में निधन हो गया। और बहादुर शाह जफर की इच्छा थी कि उन्हें कम से कम भारत का 2 गज जमीन दफनाने के लिए दे दिया जाए। लेकिन अंग्रेज कहा ना, एकदम ना, आपको हम भारत में दफनाने देंगे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो बहादुर शाह जफर ने जिस भारत में शासन किया, उस भारत की 2 गज जमीन भी उन्हें दफनाने के लिए नहीं मिला और उन्हें रंगून में ही दफना दिया गया। रंगून में ही दफना दिया गया, अर्थात इनका मकबरा भी कहां है? रंगून में। कुछ मुगल बादशाह हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर है, जैसे बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह जफर। बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, इन मुगल बादशाहों का मकबरा भारत से बाहर। भारत से, याद रखिएगा, पूछा जाता है किन मुगल बादशाह का मकबरा भारत से बाहर है, तो बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह, बात क्लियर। और बहादुर शाह जफर को जब रंगून भेजा गया था तो उनकी पत्नी जीनत महल, वो भी साथ गई थी। जीनत महल भी साथ गई थी। अच्छी पत्नी थी, समझ गए, खराब पत्नी नहीं थी, अच्छी पत्नी थी। अब परिस्थितियां ऐसी थी कि जो है जानकारी देना पड़ा, नहीं तो जानकारी थोड़े देती, नहीं देती, समझिए। तो ये दिल्ली की कहानी हुई। 1 मिनट में आइए चीजों को याद करते हैं हमारे साथ, ठीक है। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत कब से हुई? 12 मई 1800। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत कब से हुई है? 12 मई 1800। दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह? दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? सैन्य नेतृत्व किसने किया? सैन्य नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में विद्रोह कब से कब तक चला? सबसे पहले 1857 के विद्रोह को कहां दबाया गया? कहां दबाया गया? दिल्ली में ना जी। आए, दिल्ली में विद्रोह को दबाते हुए कौन अंग्रेज अधिकारी मारा गया? कौन मारा गया? किसने दबा दिया? किसने दबा दिया? 1857 के विद्रोह के नेताओं में से किस नेता ने कहा था, ना मेरे पास खजाना है, ना मेरे पास सैनिक है कि मैं इस विद्रोह में विद्रोही सिपाहियों का साथ दे सकूं? आए, अच्छा, दिल्ली में जिहाद का नारा किसने दिया? दिल्ली में जिहाद का नारा अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह को दिल्ली के क्षेत्र में दबाने में कौन कौन से राज्य के देशी रियासत ने साथ? पंजाब और क्लियर। किसकी सूचना पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया? जीनत। कहां से गिरफ्तार किया? कहां से? हुमायूं के
मकबरा से। हुमायूं के, अच्छा, उन्हें रंगून भेज दिया, रंगून में मर गया वो। कब मरा? 1800। उनका मकबरा कहां है? रंगून में ना जी, आए रंगून में ना। हाँ, नहीं गर्मी होगा, गर्मी का मौसम है ना। है ना, है। पता नहीं कहां से ये सब लाता है। चलिए आगे आइएगा। इसके बाद जो है 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना था, उसका नाम था झांसी। क्या नाम था? झांसी। देखिए नोट में जो भी है हम आगे पीछे बता सकते हैं, इतना स्वतंत्रता तो आप हमको दे ही सकते हैं। क्या अब ई मत कही, सिलसिलेवार ढंग से सर आप नहीं बताते हैं तो ये बात मत कहिएगा, समझे? दुख होता है, हमको भी ना दुख होता है। वो ऐसा थोड़ी कि हमको दुख नहीं होता है, हमको भी दुख होता है, समझे? बताइए जिसको इतना समझ ना है वो क्या तैयारी करेगा? भगवान करे उसको मां सरस्वती जो है बुद्धि दे दे कि उसमें समझ विकसित हो जाए। झांसी और ग्वालियर, झांसी और ग्वालियर, देखिए जो झांसी और ग्वालियर है, झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से, झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान की थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई है ना, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस के गोलघर में हुआ था। इनका विवाह बहुत कम उम्र में झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था, गंगाधर राव के साथ हुआ था। कालांतर में जाकर गंगाधर राव का निधन हो गया। जब गंगाधर राव का निधन हो गया तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र गोद ली। रानी लक्ष्मीबाई का अपना कोई पुत्र नहीं था। कहा जाता है कि एक पुत्र रानी लक्ष्मीबाई को हुआ था लेकिन वो मर गया, उसका देहांत हो गया। तो बाद में जाकर रानी लक्ष्मीबाई जो है एक पुत्र गोद ली थी, उसका नाम था दामोदर राव। क्या नाम था? दामोदर राव। दामोदर राव, दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई का पति गंगाधर राव और बेटा दामोदर। जब झांसी के महाराज गंगाधर राव का निधन हो गया तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी का महाराज घोषित कर दिया और संरक्षिका बन बैठी, और संरक्षिका बन बैठी। लेकिन अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का महाराज नहीं माना, गद्दी से अपदस्थ कर दिया और कहा कि ये तो आपका अपना पुत्र है ये नहीं है, ये तो आपका अपना पुत्र है ये नहीं है, तो हम इसको काहे मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो झांसी का क्षेत्र इनसे ले लिया गया, जिस वजह से रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में भाग ली। झांसी और ग्वालियर दोनों क्षेत्र से इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ही की थी। और रानी लक्ष्मीबाई कड़ी टक्कर दी थी। रानी लक्ष्मीबाई
झांसी के क्षेत्र से इस विद्रोह में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी और झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया था। जनरल ह्यूरोज को भेजा गया। जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई ही रानी लक्ष्मीबाई 17-18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई और ह्यूरोज ने झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया। लेकिन ह्यूरोज इस बात को कहा कि इस विद्रोह में अगर कोई अकेला मर्द की भांति लड़ा है तो वह है रानी लक्ष्मीबाई। देखिए, भले ही रानी लक्ष्मीबाई अपने स्वार्थ के लिए लड़ी हो, लेकिन अंग्रेजों को नानी याद दिला दी थी। अंग्रेजों को नानी याद दिला दी थी। इतनी वीरांगना महिला थी रानी लक्ष्मीबाई। और आज की महिला लोग एगो परीक्षा तक नहीं निकाल पाती है। समझ गए? अपने आप पे आप लोग को शर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शर्म, कि एक परीक्षा तक आप में निकालने का कैपेसिटी ना है। बताइए, रानी लक्ष्मीबाई उस अंग्रेज को धूल चटा दी जो पिछले 100 बरस से शासन कर रहा था। नीतीश सरकार का बोर्ड, बीपीएसएससी बोर्ड, उसका क्या औकात आप लोग के सामने? बताइए, आप लोग के सामने उसका कोई औकात है? कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो पढ़िए लिखिए मन से, इधर उधर ज्यादा भटकिए नहीं। इधर उधर भटकिए नहीं मतलब भटकिए नहीं मतलब इसका मतलब यह है कि आप जिस उद्देश्य से आए हैं पटना, जिस उद्देश्य से पटना आए हैं, आप पटना आए हैं पढ़ने के उद्देश्य से, लेकिन यहां पर आप के ऊपर किसी का साया नहीं है, मां बाप का साया नहीं है, तो आप बहकावे में या किसी भी कारणवश आप में भटकाव आ जाता है। ये नहीं आनी चाहिए। और देखिए, पुरुषों की इज्जत का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन महिलाओं की इज्जत का बहुत महत्व होता है। आपका इज्जत मान सम्मान ही आपका हर चीज होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जनरल ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? मर्द की संज्ञा दी। और देखिए, किसी भी चीज में कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग को लगता है बहुत कुछ है। संसार जो है ना, अजीब है, जिसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन देखिए, संसार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन स्वयं को समझना ना मुश्किल है ना नामुमकिन है। स्वयं को समझना बहुत आसान है, स्वयं को कंट्रोल में रखना बहुत आसान है। अरे, कोई भी काम करने से पहले एक बार अपने माँ बाप के विषय में सोचिए ना जी। स्पेशली हम लड़की लोग को बोल रहे हैं, एक बार अपने माँ बाप के विषय में सोच लीजिए। देखिए, ये सब बात इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि पिछले दिनों जो है एक ऐसी संगीन घटना हमारे नजर में आई है कि हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और वो संस्थान की कोई लड़की थी। तो बड़ी गलत घटना हमारे संगीन में आया और उसमें हमको दखल देना पड़ा और बहुत कुछ हुआ उसमें, समझे। इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं कह सकते हैं। पटना आप आए हैं, आप स्वतंत्र हैं, इसका क्या मतलब कुछ भी कर ले? ऐसा तो नहीं ना है जी। ठीक है, माँ बाप बताइए, पढ़ने लिखने के लिए भेजा, पढ़िए लिखिए, फालतू चीजों में मत पढ़िए। चलिए, ये आपको झांसी की कहानी हुई, तो एक बार इसको याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किसने की? रानी लक्ष्मीबाई का पति, दत्तक पुत्र। अच्छा, जब रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव का निधन हो गया, तो फिर
जो है झांसी का महाराज उन्होंने किसे बनाई? दामोदर राव। लेकिन क्या दामोदर राव को अंग्रेज झांसी का महाराज माना? फिर झांसी का क्षेत्र ले लिया। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान की। आए हाँ ना। और झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को किसने दबाया? और रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा किसने दी? जनरल। और इनके बचपन का नाम था मनु या मणिकर्णिका। मनु या इनके बचपन का नाम मनु या इनके बचपन का नाम मनु या क्लियर। और इसका जन्म हुआ था बनारस के गोलघर में। बनारस के इसका जन्म कब हुआ था? सॉरी कहां हुआ था? बनारस के गोलघर। और इसका मकबरा कहां? ग्वालियर। कहां है मकबरा? कहां है? इसके बाद झांसी के बाद 1857 के विद्रोह का एक केंद्र बना था। उस केंद्र का नाम था कानपुर। क्या नाम था? कानपुर। देखिए कानपुर, अगर बात हम लोग कानपुर की करें तो जो कानपुर है, कानपुर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था, उसका नाम था नाना साहब। क्या नाम था? नाना। मोबाइल चला रहे हैं, हाथ ऐसे कीजिए, खड़ा हो जाइए। इधर रेड टी शर्ट के बगल में खड़ा हो जाइए। देखिए निकल जाइए तो क्लास से आप निकल, नहीं तो हम मोबाइल चोर देंगे। दो में से एक काम होगा, या तो आपका मोबाइल चुराएगा या क्लास से निकलिए आप। इतना लेक्चर देते हैं, क्लास आने के साथ बोले हैं, तो इतना जरूरी मोबाइल है तो क्लास आना क्या जरूरी है? भागिए यहां से। चलिए कानपुर, देखिए क्लास में आने के साथ ही ना समझाएं। देखिए आपको विश्वास नहीं हो, रात में मोबाइल पे सोचते सोचते भर रात हमको नींद नहीं हुआ है। ठीक है, हम लगता है हम सोए हैं 4 बजे के आसपास सोए हैं, 3 बजे तक जगे हुए थे, उसके बाद कब सोए हमको भी नहीं पता है। ठीक है, इतना लेक्चर देते हैं, बताइए अजीब हाल है एकदम। इसको क्या कहा जाए बताइए ना आप हमको। फिर कुछ कह देंगे तो कहिएगा मास्टर का मन भर गया। देखिए हमारे पुराने विद्यार्थी से पूछ लीजिएगा, आप लोग को तो हम कुछ नहीं कहते हैं, गाली तक दे देते थे। कुटते तो कुटते ही थे, गालियों दे देते थे, गाली से बात करते थे। समझिए जो 4 गो 5 गो आया था, खूब गाली सुना है, खूब कुटाई सुना है। लेकिन ट्रेनिंग होकर के जब आया, और वो 5 से समझिए इतना लगाव है हमको उससे, उसको हमसे। वो 5 ही कहा कि सर अगर आप शादी में नहीं आइएगा तो हम शादी नहीं करेंगे। उसमें से 2 गो का जो है, एगो का छेका कल हुआ है, एगो का आज होने वाला है छेका। तो बोला छेका में तो नहीं बुला रहे हैं, लेकिन शादी में नहीं आइएगा तो शादी हम नहीं करेंगे। समझे? तो इतना लगाव था, आप समझ सकते हैं। लेकिन अब का विद्यार्थी ऐसा ना। कानपुर, देखिए जो कानपुर है, कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब। और जानते हैं 2213 वाला में 4 गो 5 गो विद्यार्थी ब्याह कर लिया। अभी उन लोग का ट्रेनिंगों ने हुआ, ब्याह कर लिया। बात है मौका मिल गया, और जैसे मौका मिला तो चौका मार दिया। लेकिन बुलाया था, सब बुलाया था, ऐसा नहीं कि कोई बुलाया नहीं था, बुलाया सब था। कानपुर नाना साहब, देखिए जो नाना साहब है, इनका मूल नाम था धोंधू पंत। क्या नाम था? धोंधू पंत। और नाना साहब 1857 के विद्रोह में क्यों भाग लिया? देखिए आप सब लोग जानते हैं, मराठा साम्राज्य का नाम आपने सुना है? आपने तो पढ़ा है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा हुए बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा बाजीराव, और जो पेशवा पुणे में रहता था ना, पेशवा कहां रहता था? पुणे में। लेकिन
पेशवाई के पद का अंत 1818 में कर दिया गया, हाँ या ना? पेशवाई के पद का अंत कब कर दिया गया? 1818 में पेशवाई के पद का अंत कर दिया गया, पेशवाई के पद का अंत कर दिया गया। और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर भेज दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कहां भेज दिया गया? तो ई बाजीराव द्वितीय जो है कानपुर में रहने लगा। कहां रहने लगा? कानपुर। और ई बाजीराव द्वितीय का अपना कोई बेटा उठा नहीं था। बाजीराव द्वितीय ने एक पुत्र को गोद लिया था, और बाजीराव द्वितीय ने जिस पुत्र को गोद लिया था उसी का मूल नाम था धोंदू पंत, और उसी को नाना साहब कहा जाता है। तो बाजीराव द्वितीय का ही दत्तक पुत्र या गोद लिया हुआ पुत्र धोंदू पंत या नाना साहब। हुआ ये कि बाजीराव द्वितीय जो कानपुर में रहता था उसे अंग्रेज पेंशन देता था, अंग्रेज पेंशन देता था। लेकिन 1853 में बाजीराव द्वितीय का निधन हो गया। 1853 तक बाजीराव द्वितीय को पेंशन मिला, लेकिन 1853 में जब बाजीराव द्वितीय का निधन हो गया तो अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय के परिवार को पेंशन देना बंद कर दिया। अब पेंशन देना बंद हो गया, और अब बाजीराव द्वितीय के जाने के बाद उनका परिवार कैसे चलेगा? उसका गोद लिया हुआ पुत्र तिलमिलाने लगा, पेंशन बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दिया, पेंशन दीजिए हमको। लेकिन जो है अंग्रेजों ने कहा पेंशन ना देंगे, और उस पेंशन को बहाल करवाने हेतु नाना साहब का सचिव और उसका मुख्य सलाहकार अजीमुल्ला हुआ करता था। अजीमुल्ला कौन हुआ करता? अजीमुल्ला, जिन्होंने फतेहपुर से 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। फतेहपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फतेहपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। वहां से अजीमुल्ला ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। वही अजीमुल्ला नाना साहब का मुख्य सलाहकार था, और नाना साहब के पेंशन की पैरवी हेतु अजीमुल्ला लंदन गया था। कहां गया था? लंदन। कहां गया था? लंदन गया था। लेकिन फिर भी पेंशन बहाल नहीं हो पाया, और जब पेंशन बहाल नहीं हो पाया तो ये कहा कि अब विद्रोह में कूदेंगे, और विद्रोह में कूद गया। नाना साहब विद्रोह में कूद गया, और नाना साहब भले ही कानपुर के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन कानपुर के क्षेत्र से सैन्य नेतृत्व संभाला था तात्या टोपे। कानपुर के क्षेत्र से सैन्य नेतृत्व किसने संभाला था? तात्या टोपे। तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व संभाला था, और तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। इस क्षेत्र में विद्रोह काफी प्रखर तरीका से चला था, और जून 1857 से जून 1857 से विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और कानपुर के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल को भेजा गया, और कहा जाता है कि कैंपबेल ने कानपुर के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया। जब विद्रोह कानपुर के क्षेत्र में दबाए जाने लगे तो नाना साहब भागकर नेपाल चला गया। कहां चला गया? नेपाल। और तात्या टोपे अंग्रेजों से जान बचाकर भागने लगे, छिपने लगे। लेकिन कभी कभी दोस्ती और मित्रता भी गलत साबित हो जाता है आपके लिए। तो दोस्ती या मित्रता जो है काफी सोच समझ करके करनी चाहिए, काफी सोच समझ करके दोस्ती या मित्रता करनी चाहिए।
तो जो है आपको तात्या टोपे का मित्र था मान सिंह, और मान सिंह ग्वालियर के सिंधिया परिवार से जुड़ा हुआ था। मान सिंह का संबंध था ग्वालियर के सिंधिया परिवार से। और 1857 के विद्रोह में जिस देसी रियासत ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया था वह ग्वालियर का देख रहे हैं 1857 के विद्रोह में। देखिए, सोचिए, समझिए। अपनों ने भारत को बर्बाद किया, भारत के लोगों ने भारत को बर्बाद किया है, दूसरा कोई थोड़े बर्बाद किया है। अगर पंजाब कश्मीर देसी रियासत के राजा दिल्ली में साथ ना देता तो अंग्रेज का औकात था विद्रोह को दबा देता? कभी औकात नहीं था। तो अपनों से बचकर रहिए। कुछ अपने अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ अपने मित्र बड़ी खतरनाक होते हैं, बड़ी खतरनाक होते हैं। और इसलिए जानते हैं, मेरा कोई मित्र नहीं है, कोई मित्र नहीं है। एक था बहुत बचपन का, वो भी छूट गया। लेकिन कभी कभी मित्र का जरूरत पड़ता है, लेकिन कभी कभी ही जरूरत पड़ता है। लेकिन आज के डेट में मित्र ना ही हो वही बेहतर है। कभी कभी मित्र का जरूरत पड़े ना तो स्वयं से बात कर लीजिए, स्वयं का मित्र स्वयं बन जाइए, ठीक है? तो बेहतर है, हमको लगता है। तो मित्रता भी आपको धकेल देता है, समझे? अब मित्र कोई बात कह दिया, बात नहीं माने तो फिर दिक्कत है। इससे बढ़िया है कि मित्र हो ही ना, वही बेहतर है। तो लेकिन कुछ मित्रता भी अच्छी होती है, ठीक है? जैसे हम अपने क्लास का जो लड़का मिलने के लिए आया था, चुन्नू और रोहित का मित्रता एकदम गजब का मित्रता है, समझ गए? और दोनों लड़का बहुत आगे जाएगा, अभी जहां है वहां से बहुत आगे जाएगा। बहुत जबरदस्त लड़का है, क्रीम लड़का है, क्रीम। एगो नालंदा का है, एगो लखीसराय का है, समझे? तो तात्या टोपे का मित्र था मान सिंह। तात्या टोपे कहां रहता था, कहां खाता था, कहां सोता था, सब अपने मित्र मान सिंह को बताता था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कल के डेट में मान सिंह ही हमारा जान ले लेगा। और मान सिंह ने तात्या टोपे की सूचना अंग्रेजों को दे दी, और मान सिंह के सूचना पर ही जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। बेचारा अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारा गया। 1857 के विद्रोह के ये एकमात्र ऐसे नेता है जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। 1857 का समय तो फिर भी ठीक था, आज तो घोर कलयुग है, घोर कलयुग। आज के डेट में तो मित्र ना ही हो उसी में भलाई। आइए, कानपुर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? इनका मूल नाम अच्छा, सैन्य नेतृत्व किसने किया? सैन्य नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे का मूल नाम? तात्या टोपे का मूल नाम? 1857 के विद्रोह का वह नेता जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण आए। 1857 के विद्रोह का वह नेता जो अपने मित्र के धोखाधड़ी कारण आए, तात्या टोपे। इसके बाद कानपुर के क्षेत्र में विद्रोह को कौन दबाया था? कौन दबाया था? नाना साहब बाद में भागकर कहां चले गए? कहां चले गए? नेपाल ना जी। इसके बाद अगला क्षेत्र है अवध और लखनऊ। अवध और लखनऊ। देखिए, अवध एक देसी रियासत हुआ करता था जिसकी राजधानी लखनऊ, जिसकी राजधानी कहां? लखनऊ थी। अवध को कुशासन के आधार पर
लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय संघराज क्षेत्र में मिलाया, यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पिछले दिनों बताए थे ना, और डेली टेस्ट में भी क्वेश्चन दिए थे ना, कि 8 से 10 वाला में दिए थे, कहीं ना कहीं तो दिए हैं। या तो आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन करवाए हैं, या डेली टेस्ट में दिए हैं 50 वाला में, डिस्कशन वाला में, या 100 क्वेश्चन वाला में, या सैटरडे वाला टेस्ट में, कहीं ना कहीं दिए हैं। जानते, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन बहुत कम जगह आपको मिलेगा, ठीक है। और जो बात बहुत कम जगह मिले उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो चीज इसलिए दिए हैं क्योंकि उसके पूछने की संभावना है और वो कहीं है नहीं। समझे? बात समझ में आ रहा? हाँ, समझते रहिए। अवध और लखनऊ, तो जो अवध है पीछे मोबाइल चला रहे हैं, मार देंगे हम, मार देंगे, ठीक है, मार देंगे। हाँ, कोई ना मोबाइल चलाएगा। लड़की लोग, आप लोग नहीं चलाते हैं, आप लोग पे हमको विश्वास, आप लोग नहीं चलाते हैं। चलिए, अवध और लखनऊ। अवध और लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसका पुत्र बिरजिस कादिर ने किया था। बेगम हजरत महल हजरत महल महल, और बिरजिस का उसका बेटा था बिरजिस कादिर। और ये जो बेगम हजरत महल है ना जी, इसको इतिहास में महक परी भी कहा जाता। महक परी, महक परी, महक परी। और जानते हैं, बड़ी बहुत ही ढीठ महिला थी, ढीठ महिला। ढीठ महिला समझते हैं? अड़ियल महिला थी, अड़ियल, बात को लेकर अड़ गई तो कुछ भी हो प्राप्त करना है, इस प्रकार की महिला थी। मतलब जैसे आप महिला लोग में लक्ष्य बनाते होंगे कि आज जो है पूरा पॉलिटी पढ़ जाना है, तो 100 गो में 10 गो पूरा पढ़ जाती होगी, और 90 गो बीच में जाते जाते स्वाहा। स्वाहा मतलब पढ़ना छोड़ देती होगी। लेकिन आपके भीतर ये रवैया होनी चाहिए, करना है करना है, मारना है मारना है, जो करना है वो करना है, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, जो भी हो जाए, जो करना है करना है। उसका परिणाम नहीं सोचना। जैसे आप परिणाम सोच लिए ना, कभी कभी जो है परिणाम सोचना भी पड़ता है, कभी कभी परिणाम नहीं भी सोचना पड़ता है। तो लेकिन पढ़ने में, हम आपको बता रहे हैं, पढ़ने में कभी भी परिणाम मत सोचिए, कभी भी परिणाम मत सोचिए, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या होगा? पढ़ जाइए, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। बेगम हजरत महल के पति थे वाजिद अली शाह, जो कि अवध का नवाब था। उसी को गद्दी से हटा दिया गया था, वाजिद अली शाह को। वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया। वाजिद अली शाह विरोध नहीं किया, कहा हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। और अंग्रेज कहा हम आपको पेंशन देंगे, जीवन जीने के लिए पेंशन देंगे। तो वाजिद अली शाह का पेंशन दे रहा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से जिंदगी जी लेंगे। उसकी पत्नी कही आप जाइए भाड़ में, हमको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको अपने बेटा बिरजिस कादिर के लिए अवध चाहिए, हम अवध लेकर रहेंगे। अंग्रेजों का कड़ा प्रतिरोध की, अंग्रेजों से सबसे पहले विनम्र निवेदन की, अवध दे दीजिए नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन अंग्रेज कहा कैसे दे देंगे, ना देंगे, ना देंगे, जो बुरा होगा होगा, देखेंगे हम। बेगम हजरत महल के निवेदन को
अंग्रेज नहीं माना, जिस वजह से बेगम हजरत महल इस विद्रोह में कूद पड़ी। और जानते हैं, इस क्षेत्र में आम जनता ने पार्टिसिपेट किया था। आम जनता ने, बेगम हजरत महल की जो चहेती जनता थी, जो अवध के नवाब के वफादार जनता थी, उसने कहा ना, देखिए, माफिया हो, डॉन हो, बुरा आदमी हो, सबका एक फैन फॉलोअर होता है। और वो व्यक्ति कितना भी गलत कर दे, उसका जो फॉलोअर होता है वो उसको गलत नहीं मानेगा, उसको गलत नहीं मानेगा। जैसे अतीक अहमद, दुर्दांत अपराधी, कुख्यात अपराधी, मारा गया, लेकिन फिर भी कुछ जो उनके समर्थक हैं उसकी हत्या को सही नहीं ठहराते हैं, जबकि उसकी हत्या होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया से होनी चाहिए। खैर, कलयुग है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। वो भी तो दिन दहाड़े हत्या करता था। जो हुआ बढ़िया हुआ, चाणक्य नीति कहता है, समझे? जो हुआ बढ़िया हुआ, एकदम बढ़िया हुआ, ठीक है। भले कानून के राज पर सवाल उठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी गलत चीज भी सही हो जाता है, समझे? इस क्षेत्र में आम जनता ने पार्टिसिपेट किया था, और इसलिए इतिहासकार रामविलास शर्मा इसको 1857 के विद्रोह को जन क्रांति कहता है। जन क्रांति कहता, ये तो जनता के द्वारा किया गया क्रांति था। स्पेशली उनका फोकस ज्यादा अवध पर था, वो अवध से ज्यादा प्रभावित था, और उन्हें लगा अवध में जब आम जनता भाग ले रहा तो अन्य क्षेत्रों में भी आम जनता भाग ले रहा होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। और 1857 के विद्रोह में जो विद्रोही सिपाही थे, वो भी सबसे ज्यादा अवध से था, सबसे ज्यादा अवध से था। और कहा जाता है, अवध का कोई ऐसा घर नहीं होगा, जैसे हम लोग के तरफ एक गांव है, ब्राह्मण का गांव है, बनगांव। हाँ, बनगांव कहा जाता है। अब उसमें कितना सच्चाई हमको नहीं पता है, कुछ बात कहा जाता है उसमें सच्चाई नहीं भी होता है। कहा जाता है कि उस गांव में हर घर से एक IAS, IPS, IFS जरूर है, DSP सब जरूर है। अब हमको नहीं पता है, हम लोग के तरफ का है, लेकिन पता नहीं है उतना, क्या पता करके क्या फायदा। एक कंपटीशन थोड़े पूछेगा, नहीं पूछेगा। देखिए, वैसा चीज जो कंपटीशन नहीं पूछता है, वो हम जानते हुए भी बहुत बढ़िया से नहीं जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ना वो मेरे जरूरत का है, ना आपके जरूरत का है। हम जानेंगे तो हम आपको बतेबे करेंगे फालतू बात, तो इससे बढ़िया हम जानबे ना करें। तो अवध के विषय में कहा जाता है, अवध के क्षेत्र में कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर से कोई ना कोई एक व्यक्ति ब्रिटिश सेना में ना हो, ब्रिटिश सेना में ना हो। तो अवध के क्षेत्र से जो है, आपको आम जनता ने पार्टिसिपेट किया। सबसे ज्यादा अवध के क्षेत्र के सैनिकों ने भाग लिया, और आम जनता पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप समझिए ना कैसा माहौल रहा होगा। काफी भयानक मंजर था लखनऊ और अवध के क्षेत्र में। लेकिन उस भयानक मंजर वाली स्थिति को भी अंग्रेजों ने संभाल लिया, अंग्रेजों ने संभाल लिया। और अंग्रेज भयानक मंजर वाली स्थिति को कैसे संभालता था जानते हैं? कैसे संभालता था? जैसे लवलेश तिवारी, अरुण मौर्या, सन्नी,
तीनों आया, कनपट्टी में सटा के ठोक दिया, 10 सेकेंड में दोनों भाई खाक मिट्टी में मिल गया। समझे? वैसे ही अंग्रेज भीड़ को कंट्रोल कैसे करता था, विद्रोह को कंट्रोल कैसे करता था? गोली फायर कर देता था तुरंत। अवध के क्षेत्र में जो कंट्रोल किया गया था गोली फायर करके, जैसे जलियांवाला बाग में अंग्रेज आया और 10 मिनट में 1650 राउंड फायर हुआ। 10 मिनट में 1650 राउंड फायर हुआ था जलियांवाला बाग में। 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट में। बताइए, 10 मिनट में 1650 राउंड फायर। जैसे 40 सेकंड में अंदाज 10 या 12 या 18 राउंड फायर हुआ है, जो भी हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है। तो अंग्रेज जो है विद्रोह को जो कंट्रोल करता था, फायर फायर फायर, समझ गए? अरे मौत का डर किसको नहीं होता? हम हो, आप हो, या कोई भी हो, या ये हो या ये हो, मौत का डर होता है? मारेंगे मुंह तोड़, फांसी पर लटका दे अभी आपको। तब मौत का डर हर किसी को होता है। तो अवध के क्षेत्र, अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल के नेतृत्व में एक बड़ी फौज भेजी गई थी। हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल के भेज में, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल के नेतृत्व में, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल के नेतृत्व में एक बड़ी फौज भेजी गई थी। इस विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस मारा गया, लेकिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया। जब विद्रोह दबने लगा, बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई। कहां चली गई? नेपाल। तो यह अवध की कहानी हुई। 1 मिनट में याद कर लेते हैं। अवध और लखनऊ के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह को किसने नेतृत्व? हाय, बेगम हजरत। 1857 के विद्रोह के किस नेता को महकपरी के उपनाम से? महकपरी, मनु, रानी मनु, महकपरी, आय, बेगम हजरत महल। और इसके बाद जो है आपको विद्रोह, अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए कौन मारा गया? कौन मारा गया? किसने दबा दिया? किसने दबा दिया? बेगम हजरत महल भागकर कहां चली गई? कहां चली गई? नेपाल ना जी। किस क्षेत्र में आम जनता ने 1857 के विद्रोह? आय, अवध ना जी। सबसे ज्यादा सैनिक कौन क्षेत्र के आय, अवध ना जी। बात क्लियर ना? हाँ। अवध के बाद एक है फैजाबाद। फैजाबाद, फैजाबाद क्या है? फैजाबाद। देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग। फैजाबाद, फैजाबाद को आज क्या कहते हैं जानते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अयोध्या ना? हाँ, अयोध्या, अयोध्या कहते हैं। सुनिए, एगो जो है कहिएगा, जैसे पोस्ट सब नहीं डाला जाता है डाकघर में, उसके लिए एगो होता है ना लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स टाइप का जो है, ठीक है, एगो कहिएगा लेटर बॉक्स टाइप का जो है ऑफिस के आसपास में लगा देगा, ठीक है, लेटर बॉक्स टाइप का। और एगो सूचना पट लगा देगा, ठीक है, कहिएगा कोचिंग में लगाने के लिए नेसेसरी है। 2 दिन के भीतर, कितना दिन के भीतर? 2 दिन के भीतर लग जाना चाहिए, एकदम कंफर्म वे में कह दीजिएगा, ठीक है। देखिए, आप लोग को क्वेश्चन में डाउट होगा, आप क्वेश्चन लिख करके जो है उस लेटर बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है, लेटर बॉक्स में दे दीजिएगा। काहे कि हम मोबाइल चलाना बंद कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन आपके डाउट को क्लियर करना है। मोबाइल पे बहुत ज़्यादा हम क्लियर कर भी नहीं पाते हैं, तो और उस पर जो है आप अपना नंबर जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम आपको बता सके। व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर, कोई भी व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है।
होगा ये कि थोड़ा सा व्यवस्था को और सुव्यवस्थित कर रहे हैं, समझे। और जो है बात ऐसा है कि जब हम मोबाइल चलाना छोड़ेंगे तो आप भी छोड़ दीजिएगा, पता नहीं हमको ऐसा लगता है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। फैजाबाद, फैजाबाद जिसको आज अयोध्या कहा जाता है, फैजाबाद के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला। मेरे इस कदम से कम 100 विद्यार्थी को भी फायदा हो जाए तो मेरा जीवन साकार हो जाएगा, समझ गए। मौलवी अहमदुल्ला, देखिए मौलवी अहमदुल्ला ये जानते हैं, जैसे मंगल पांडे के विषय में बताए थे, बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेक्ट्री था का न था, लेकिन वो रहने वाला कहां का था, उत्तर प्रदेश के बलिया का ना जी। वैसे ही ई नेतृत्व किया था फैजाबाद से, लेकिन फैजाबाद का ये था नहीं, मद्रास का था। दक्षिण भारत के अंतर्गत कहां का था, मद्रास, दक्षिण भारत का रहने वाला था। और अदम्य साहस का था, वीर बहादुर योग्य सैनिक था, योग्य सेनापति था। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा अंग्रेज कहा है। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के नेताओं में जिस नेता को अदम्य साहस, अदम्य साहसी, वीर बहादुर और योग्य सेनापति बताया है, वह मौलवी अहमदुल्ला है। और जब मौलवी अहमदुल्ला चलता था ना, ढोल नगाड़े बजाया जाता था, ढोल नगाड़ा, सूचना दिया जाता था कि मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला इस क्षेत्र से गुजर रहा है। हाँ, बैंड पार्टी, हाँ। इनका अपना एक अलग रुतबा था। इनका मुसलमानों के बीच एक जबरदस्त पकड़ था, मुसलमानों ही नहीं बल्कि हिंदुओं के बीच भी एक जबरदस्त पकड़ था, एक जबरदस्त पेट थी। और इन्होंने भी जिहाद का नारा दिया था, इन्होंने भी जिहाद का नारा दिया था। इन्होंने भारत के हिंदू और मुसलमानों को कहा, आप एक हो जाइए, अगर आप एक नहीं हुए तो फिर ये अंग्रेज आपको इसी तरह प्रताड़ित करता रहेगा जैसे आप आज प्रताड़ित हो रहे हैं। और जानते हैं, इनका हिंदू और मुसलमानों के बीच इतना जबरदस्त पैठ था, इतना जबरदस्त पैठ था कि इनके कहने मात्र से हिंदू मुसलमान अपना हर गिला शिकवा भूलकर कंधा से कंधा मिलाकर 1857 के विद्रोह में लड़ा। हिंदू मुसलमान एक थाली में खाता था। 1857 के विद्रोह में जिस प्रकार की हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली है, वैसी हिंदू मुस्लिम एकता किसी भी आंदोलन में देखने को नहीं मिला है, किसी भी आंदोलन में देखने को नहीं मिला है जिस प्रकार की हिंदू मुस्लिम एकता 1857 के विद्रोह में देखने को मिला है। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, लेकिन गांधी जी भी उतना हिंदू मुसलमान को एक नहीं कर पाए जितना मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह के दौरान कर दिया था। और जानते हैं, 1857 के विद्रोह की 1857 के विद्रोह का जो सबसे मजबूत पक्ष है वह हिंदू मुस्लिम एकता है। 1857 के विद्रोह का जो सबसे मजबूत पक्ष है वह है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। यह 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष है। इनके कारण जो हिंदू मुसलमान एक होकर
कंधा से कंधा मिलाकर विद्रोह में पार्टिसिपेट किया। इससे अंग्रेजी गवर्नमेंट तिलमिला उठी, इसको देशद्रोही घोषित कर दिया और इसको 50,000 का इनामी घोषित कर दिया। कहा कोई भी लोग अगर इसको जिंदा या मुर्दा, जिंदा या मुर्दा, जिंदा या मुर्दा अगर पकड़ के लाएगा, जिंदा या मुर्दा अगर पकड़ के लाएगा तो उसको 50,000 रुपया देंगे। कितना रुपया देंगे? कितना रुपया देंगे? 50,000, 50,000, 50,000 रुपया देंगे, 50,000 रुपया देंगे। और जानते हैं ये भी मौलवी अहमदुल्ला को भी अपनों ने ही लूटा। इसके साथ भी धोखाधड़ी अपनों ने ही किया। पता नहीं भारत के जीन में है, भारत को धोखा अपने लोग ही दिए, समझ गए। लेकिन आप लोग ऐसा मत बनिए, ठीक है? हाँ, नहीं बनिएगा, भाई भाई के बीच नहीं झगड़िएगा, पक्का। एक भाई, आप 4 भाई, 2 भाई, झगड़िएगा नहीं ना, पक्का ना? बीवी आ जाएगी तब झगड़िएगा, अभी तो नहीं है, झगड़िएगा। बीवी का बात नहीं मानिएगा, फिर जीवन में सुख शांति कैसे होगा? देखिए देखिए, मध्यम मार्ग को अपनाना है, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग। हाँ, बाबा तो बन में करे। चलिए, तो मौलवी अहमदुल्ला भी अपनों का ही शिकार हुआ। एक राजा थे, उन्होंने ही इसका सूचना दे दिया, ठीक है, और फिर इनकी हत्या कर दी गई। ये तो फैजाबाद की कहानी हुई, तो यहां पर इसको याद कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह में फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया? किसने किया? 50,000 का इनामी कौन था? कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। इसके बाद जो है 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा इन्होंने दिया था। हाय, जिहाद का नारा 2 नेता दिया था, बख्त खां और तो 1857 के विद्रोह के दौरान किस दो नेता ने जिहाद का नारा दिया? अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के किस नेता को अदम्य साहसी बताया? अदम्य साहस किसे बताया? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन, सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी। इसके बाद जो है आपको 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम। 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम। बात क्लियर है ना जी? और सब चलिए, अब आगे आइएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के और भी कई सारे क्षेत्र थे, उत्तर प्रदेश के और भी कई सारे क्षेत्र थे जो इस विद्रोह से प्रभावित था। जैसे इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। लियाकत और इस विद्रोह को दबाया था कर्नल नील। इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व किसने किया? किसने दबाया? कौन? इतना बात समझ में आया जी? इसके बाद अब देखिएगा 1857 के विद्रोह का प्रसार हिमाचल प्रदेश में भी था। यहां से नेतृत्व किया था राजा प्रताप सिंह। किसने नेतृत्व किया था? राजा
राजा प्रताप सिंह ने। फिर 1857 के विद्रोह का प्रसार कोटा में भी था। कोटा से नेतृत्व किया था जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह नामक दो भाई ने किया था। दो भाई ने किया था। फिर जो है आपको इस विद्रोह के प्रसार की अगर हम लोग बात करें तो इस विद्रोह का प्रसार जो है आपको असम में भी था। असम से नेतृत्व किया था मनीराम दत्त ने। किसने नेतृत्व किया था? मनीराम दत्त ने नेतृत्व किया था। मनीराम दत्त ने नेतृत्व किया था। फिर जो है आपको ओडिशा भी इस विद्रोह का एक केंद्र बना था। ओडिशा से नेतृत्व किया था सुरेंद्र साई ने। किसने नेतृत्व किया था? सुरेंद्र साई ने नेतृत्व किया था। और भी नेतृत्वकर्ता में बताना है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है, और भी बहुत कुछ बताना है। देखिए ये जो सेगमेंट है ना, विद्रोह, नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता, सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है। ये खत्म, 1857 का विद्रोह खत्म, समझ गए? तो और भी नेतृत्वकर्ता को देखना है, लेकिन इतना एक सेकंड में याद कर लेते हैं हम लोग। असम से नेतृत्व किसने किया? असम से, ओडिशा से, कोटा से, हिमाचल प्रदेश से, बात क्लियर। इससे आगे और बताना है, बिहार भी बताना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ छोड़े हैं, उत्तर प्रदेश का भी कुछ अगले क्लास में बताएंगे, बिहार भी बताएंगे, अगले क्लास में खत्म हो जाएगा ये। इतना बात समझ में आया? हाँ, चलिए गुरुजी लोग, इससे आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि कल बिट्टू सर घर जा रहे हैं, ठीक है। उनकी अंदाज फुआ आ रही है, उनको पहुंचाने के लिए घर जा रहे हैं, ठीक है। तो बिट्टू सर का कल जितना भी क्लास है, सारा क्लास बंद है। कल बिट्टू सर घर जा रहे हैं, तो बिट्टू सर का जितना भी क्लास है कल सारा क्लास सर का बंद है, ठीक है। सारा क्लास कल जो है बंद है, तो आपका भी क्लास कल बंद है, और फिर आपका अगला क्लास होगा परसों। कब होगा? फ्राइडे को होगा। और फ्राइडे को तो मेरा ही क्लास, हाँ मेरा ही है, तो मेरा क्लास होगा। परसों जो है 1857 का विद्रोह खत्म कर देंगे। क्वेश्चन कितना है? बस परसों जो है ना आधा घंटा लेक्चर देंगे, क्वेश्चन तो तुरंते हो जाएगा, ठीक है। चाहेंगे तो तुरंते हो जाएगा, प्रयास करेंगे अगले क्लास में खत्म कर देने का। बात क्लियर? चलिए गुरुजी लोग और सब, होमवर्क जो है आज से थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए होमवर्क करने का, जितना भी देंगे आप लोग, जितना कहिएगा हम उतने देंगे, लेकिन आप लोग करके जरूर आइएगा, ठीक? हाँ चलिए होमवर्क की बात करते हैं अब। गुरुजी लोग पेज नंबर 81 से 108 ना दिए थे, ये कर लिए है ना? इसमें तो मेंस का क्वेश्चन 80 को तो याद करना होगा, क्या जी? अच्छा ठीक है, आगे से आप जितना कहिएगा हम उतने देंगे। आए 50 हो जाएगा, ठीक है, तब 50 ही देंगे, ठीक है। अरे आप कहाँ थे? हम आपको खोज रहे थे बड़ी दिन से। अरे आप ही को बोल रहे हैं, कहाँ थे आप? अरे वो कोना वाली को बोल रहे हैं, कहाँ चले गए थे? आप आते थे, पता नहीं, मेरा नजर नहीं पड़ता होगा, हो सकता है। बैठ जाइए। चलिए गुरुजी लोग, अगला होमवर्क इसमें सुन लीजिए पहले। अगला होमवर्क, ये पूरा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है पूरा।
नहीं नहीं भी हुआ है, फिर भी आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 119 पर आइए, पेज नंबर 119, पेज नंबर 119 पे आए। इस बुक में पेज नंबर 119 सॉरी 119 पेज नंबर 100। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 50 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो पेज नंबर 119 से लेकर पेज नंबर 125, पेज नंबर 119 से लेकर पेज नंबर 125 कर लीजिएगा ना, 50 क्वेश्चन से कर लीजिएगा ना, पक्का ना? हाँ, आगे जानते हैं ई क्वेश्चन बैंक का एगो टेस्ट करवाएंगे, ठीक है? तो जल्दी ई क्वेश्चन बैंक को खत्म कीजिए, एगो टेस्ट करवाएंगे और प्रश्न जो है इसी क्वेश्चन बैंक से ही रहेगा, समझे? और उसमें जो है 100 लड़का को इनाम देंगे, तीनों बैच मिला करके 100 लड़का को इनाम देंगे, ठीक है? 100 लड़का को, समझे? और 100 लड़का को इनाम देंगे। एक बात बताइए, अगर 100 लड़का को देते हैं तो 500 के हिसाब से जोड़िए तो कितना हो जाता है? 50,000 की 5 लाख, 50,000 ना होता है? कोई बात नहीं, 50,000 देंगे आपको हम, ठीक है? और 8 से 10 वाला जो टेस्ट होता है, जब 1 महीना 20 को टेस्ट खत्म हो जाएगा तो उसका एक टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में जो 1 नंबर पे आइएगा या जो 100 में 100 लाइएगा उसको 5,000 रुपया देंगे। पता है ना आप लोग? नहीं पता है? अरे महाराज, टेस्ट देते होंगे तो पता होगा, ठीक है? 1 महीना का खर्च हम आपको उठाएंगे, समझे? उस टेस्ट के टॉपर का खर्च हम उठाएंगे जब तक वो टेस्ट चलता रहेगा, लेकिन एक गो को देंगे, एगो लड़का एगो लड़की, एगो लड़का और एगो लड़की, ठीक है? जो लड़की कहती है हमको पैसा नहीं आता है, हमको दिक्कत हो रहा है, हमको पार्ट टाइम जॉब दीजिए, तो लड़की के लिए सलाह है, आप मन से पढ़िए, हम आपको 5,000 रुपया देंगे, आप 100 में 100 लाइए, ठीक है? पार्ट टाइम जॉब मत कीजिए, हमसे 5,000 रुपया पर मंथ लीजिए, क्या जी? देखिए, जो पढ़ने में अच्छा हो उस पर पैसा लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, होमवर्क सुन लिए ना, अब जवाब दीजिए। बताइए भाई जी लोग, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाई। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई है? 1900। नाम दाफा बाघ अभ्यारण्य कहां है? अरुणाचल। अच्छा, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता? कौन? अमाशय ना जी। आए, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहां है? गुजरात ना जी। आए, मेघालय की गारो पहाड़ी पर किस फसल? आए, ब्राटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है आबर कॉमन फ्यूचर। आबर कॉमन, नेफा का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प निलंबो न्यूसी फेरा। निलंबो न्यूसी। ऊर्जा का स्तूप होता है हमेशा हमेशा सीधा ना जी। फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? एस्बेस्टस ना जी। आए, राज्यसभा में गणपूर्ति 25 ना जी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा ना जी। आए, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण पीली क्रांति ना जी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य। मुस्लिम लीग की स्थापना कौन वर्ष हुई? 1900। किसका है? चलिए, इसमें 50 को, इसमें भी अब कम कर देते हैं, ठीक है? कम क्वेश्चन देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या दिया है इसमें? इसमें ठीक है, इसमें ठीक है ना? अरे, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, डिस्कशन मत पढ़िए। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, डिस्कशन
क्लियर? चलिए, इसमें होमवर्क में क्या था भाई जी लोग? प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। चलिए आगे। 13 दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम। 171 से 185 टोटल कितना क्वेश्चन है देखिए तो? 90 गो। हाँ तो 90 गो क्वेश्चन क्यों नहीं याद करेंगे? हो जाएगा ना, डिस्कशन नहीं पूछेंगे, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर? चलिए, और आप लोग तो अधिकतर बच्चा तो पढ़वे किए, उसमें तो अधिकतर क्वेश्चन आपको याद ही होगा। और एक बात बताइए, एक काम आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे कॉमन सेंस के तहत आपको करना चाहिए था। जैसे आपने जो इतिहास पढ़ा है, आपके पास जो संस्थान का नोट है, आप पूर्वावलोकन से हम आपको होमवर्क करवा रहे हैं। जब आप पूर्वावलोकन से होमवर्क करते हैं तो आप कुछ चीज ऐसा है जो आपके नोट में नहीं है, तो आप उसको अपने नोट में नोट डाउन नहीं कर लेते हैं, या किसी भी कॉपी में आप नहीं लिख लेते हैं। हाँ, अगर आप नहीं करते हैं तो आप ऐसा कीजिए। हम क्या बोल रहे हैं सुनिए फिर से। आपके पास प्राचीन भारतीय इतिहास का नोट है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का नोट है, आप इससे होमवर्क कर रहे हैं। आप इसको करने से पहले एक बार अपने नोट को पढ़ लीजिए। नोट पढ़ के इसका क्वेश्चन बनाइए। जितना बनता है ठीक है, जो आपके नोट में है ठीक है, जो आपके नोट में नहीं है आप अपने नोट में या किसी कॉपी में उस बात को नोट डाउन करके याद कर लीजिए। ये एक अच्छा तरीका है अपने आप को बेहतर बनाने का, ये बहुत बेहतरीन तरीका है। आपको बोले हैं बतियाने के लिए, आपको बोल रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहे थे तो हमारे जाने के बाद ना पूछते आप, बतियाने नहीं ना बोले हैं। देखिए, उठा करके क्वेश्चन पूछते हैं तो आप जवाब देते हैं, नहीं देते हैं क्योंकि कमजोर हैं, चीजों को गंभीरता से लेते नहीं है। चीजों को गंभीरता से लीजिए, क्लास में बात मत कीजिए। देखिए, हमको पागल कुत्ता नहीं काटा है कि हम पागल की तरह आपको समझाते रहते हैं, समझे? देखिए, हमको रिजल्ट चाहिए, इसलिए हम भर दिन आपको समझाते रहते हैं। अगर हमको रिजल्ट नहीं चाहिए होगा हम आपको खाक समझाएंगे। और बताइए, आप ग्रेजुएट है, बिट्टू सर सही बोलते हैं। बिट्टू सर कभी कभी हमको बोलते हैं आप क्यों इतना समझाते हैं, मत समझाइए इतना। बोलते हैं आप ग्रेजुएट बच्चा को समझाते। ग्रेजुएट बच्चा समझने वाला होता है, वो अपने सब चीज समझ के बैठा रहता है, समझे? लेकिन फिर भी हम इतना समझाते तब आप इतना गलती करते हैं। नहीं समझाएंगे तब क्या कीजिएगा? दिन दहाड़े आप लोग क्या कर दीजिएगा पता नहीं चलेगा हमको। अजीब हाल है। चलिए, होमवर्क दे दिए ना, अब इससे पूछते हैं, आराम से जवाब दीजिएगा। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन? कौन? बताते जाइए। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी था। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? चंदेल। किसने? किसने? किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? चंदेल ना। चंदेल राजाओं ने किसका निर्माण करवाया? खजुराहो मंदिर। कौन मंदिर? खजुराहो मंदिर कौन धर्म से संबंधित? हिंदू धर्म और खजुराहो मंदिर कौन धर्म से संबंधित? हिंदू धर्म। और खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित? आए शिव को ना जी। आए निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफा है? कन्हेरी। कहां? 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 आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर। आबू का जैन मंदिर किससे बना? किससे बना है? संग। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूट। किसको? 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 एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? आए राष्ट्रकूट ने ना जी। आए एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश। कृष्ण प्रथम ने ना जी। लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह देव। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन द्वारा। नरसिंह
नरसिंह बर्मन द्वारा। अच्छा, इस चैप्टर को किए हैं? देखिए, ये जो चैप्टर है ना, जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस चैप्टर से एगो क्वेश्चन आएगा आपके परीक्षा में, हम आपको बोल रहे हैं, और यहीं से आएगा। ये भी बात हम आपको बोल रहे हैं। आज तक इसमें कोई चैप्टर नहीं बोले हैं, लेकिन इस चैप्टर से आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ पैर जोर पकड़ के इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। पक्का ना? मम्मी कसम ना? हाँ, इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। और ये चैप्टर अगले क्लास में हम बोल देते हैं, 1 बाय 1 पूछेंगे, और अगला वाला चैप्टर सम्मिलित रूप से पूछ देंगे, लेकिन ये चैप्टर 1 बाय 1 हम पूछेंगे। महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो महत्वपूर्ण है उस पर टाइम देना है, ठीक है? नहीं तो पिछले दिन याद है ना क्या किए थे? हमको भी चोट लग गया था, उधर मारने के चक्कर में अभी तक हाथ दर्द कर रहा है, समझे? और सब बढ़िया है? मारते हैं तो नाराज नहीं होते हैं? नाराज मत होइएगा। और क्लास में जो कुछ भी बोलते हैं ना, उसको दिल पे नहीं लेना है, लेकिन जो समझने वाला बात, जो पढ़ने वाला बात है, उसको दिल पे लेना है। और एगो बात बता देते हैं, हम अपने विद्यार्थी के लिए, हमारे विद्यार्थी के साथ गलत हो, चाहे गलत करने वाला बहुत बड़ा तोप हो, बहुत बड़ा तोप हो, उससे बड़ा कोई तोप ही ना हो, लेकिन अगर गलती हमारे विद्यार्थी के साथ हुआ है और वह विद्यार्थी हमारे पास आया है अपने समस्या के समाधान को लेकर, हम उसके समस्या को समाधान करेंगे, चाहे उसके लिए हमको गलत भी साबित होना पड़े, चाहे उसके लिए हमको कोई भी कदम उठाना पड़े, कुछ भी उठाना पड़े, हम उठा लेंगे। भले बहुत बड़ी बदनामी हो हमारी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाक फर्क हमको नहीं पड़ता है, समझ गए? विद्यार्थी हमारे लिए सब चीज है, और एक टीचर के लिए विद्यार्थी सब चीज होना भी चाहिए, समझ? कोई भी टीचर है तो आप हमारे लिए सब चीज है, हमको आपसे रिजल्ट चाहिए, हम इसलिए आपको मारते पीटते हैं। देखिए, एक बात बताइए, पिता अपने पुत्र को पीट देता है, लेकिन क्या पड़ोसी पीटता है? नहीं, क्योंकि पिता का अधिकार होता है पुत्र पे। आप मेरे पास पढ़ने आए, मेरा अधिकार है आप पे, हम पीटेंगे, हम कूटेंगे, हम गलियाएंगे, हम 4 बात कहेंगे, हम खड़ा करवाएंगे, हम क्लास से बाहर करवाएंगे। ये सब आपको सुधारने के लिए कर रहे हैं, इससे फायदा हमको नहीं होगा। हमको ज्यादा से ज्यादा 5,000 इसमें दिए हैं, अब पीटी में रिजल्ट हो जाएगा तो मेंस में 5,000 दीजिएगा, और उसके अलावा रिजल्ट हो जाएगा तो हम मिठाई किसी का नहीं खाते हैं, मिठाई हम नहीं खाएंगे आपका, जबरदस्ती लेकर आइएगा तो खा लेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बाद बाकी पूरा जीवन आपका मजे में कटेगा, मेरा नहीं मजे में कटेगा। अभी 50,000 60,000 रुपया उठाता है, लोग उठाती है, उसमें से 5 रुपया हमको दे देती है या दे देता है, 1 रुपया कोई नहीं दिया है आज तक, और हमको चाहिए भी नहीं। हम इतना कमाते हैं कि हमको क्या चाहिए, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।